हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है कंटेम्प्रेरी रोल मॉडल इन इंडियन बिजनेस, जिसमें कि हम धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला और नारायण मूर्ति के बारे में स्टडी करेंगे। रोल मॉडल की बात करें तो मोटिवेशन दो प्रकार की रहती है इंसान को कुछ करने के लिए। एक फाइनेंशियल मोटिवेशन होती है और एक नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन होती है। रोल मॉडल एक नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है जो किसी इंसान को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट करती है। जो न्यू एंटरप्रेन्योर है वो किसी न किसी व्यक्ति से इंस्पायर्ड होके कोई ना कोई चीज़ अच्छी करना चाहते हैं। उनके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है वो किस इंसान की तरह बनना चाहते हैं। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, तो वैसे बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं और उसके वैल्यूज़ के आधार पे, उनके बिजनेस फिलॉसफी के आधार पे या उनके बिहेवियर ओरिएंटेशन के आधार पे कुछ न कुछ उनसे प्राप्त करते हैं, कुछ न कुछ उनसे सीखते हैं और मोटिवेट होते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। सो कौन से कंटेम्परेरी रोल मॉडल है हमारे? धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा एंड कुमार मंगलम बिरला एंड नारायण मूर्ति। सॉरी, टाटा की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है। ये रोल मॉडल हैं। अब वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम धीरूभाई अंबानी की बात करते हैं। धीरूभाई अंबानी की जो स्टोरी है वो अल्टीमेट स्टोरी है एक बिजनेस के प्रोफेशन के तौर पे देखा जाए तो। उनका जो जन्म है वो गांव में हुआ, गुजरात में हुआ और वो स्मॉल ट्रेडर टेक्सटाइल में उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की। एंड आजकल देखा जाए तो उस स्मॉल ट्रेडर टेक्सटाइल में उन्होंने बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है। धीरूभाई अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरपर्सन के नाम पे जाने जाते हैं। उनका जन्म 1932 में हुआ। उनके फादर स्कूल टीचर थे एंड देन वो अडेन में चले गए। एमेन में एट द एज ऑफ द 16 उन्होंने अपना करियर एक डिस्पैच क्लर्क के तौर पे कंपनी में ज्वाइन किया था। 16 साल में ही उन्होंने कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद उन्होंने पेट्रोल पंप पे एडेन में काम किया और उनकी जो बिजनेस फिलॉसफी है वो क्या है? देखिए, वो भारत जो थे वो 1958 में आए और 1958 में आने के बाद ही फॉर्म्ड रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। उन्होंने 15,000 से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन को शुरू किया एंड देन रिलायंस टेक्सटाइल 1966 में शुरू किया अहमदाबाद में। स्पिनिंग मिल नरोदा जो है नियर अहमदाबाद, वहाँ से उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल स्टार्ट किया। ब्रांड विमल बहुत फेमस ब्रांड है, हाउस होल्ड में ज़्यादा जाना जाता है। पब्लिक इशू किए अपनी कंपनी के शेयर, पब्लिक इशू 1977 में किए शेयर्स। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, 1982 में उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी पॉलिएस्टर यार्न प्लांट मैन्युफैक्चर शुरू किया। डिवर्सिफाइड मतलब उन्होंने अपना व्यवसाय केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में, पावर में डिवर्सिफाई किया। 1990 में उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन में भी अपना व्यवसाय शुरू किया एंड धीरूभाई अंबानी की डेथ 2002 में हुई। उस टाइम उनकी कंपनी की वर्थ 75,000 करोड़ रुपए थी। तो देख लो, खुद एक ऐसा इंसान जिसने 15,000 से अपना बिजनेस शुरू किया था और उसके मरते वक्त उसकी कंपनी की वैल्यू 75,000 करोड़ थी। तो यही तो है रोल मॉडल। इनसे तो हम सीखते हैं कि हमें कोई एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज करनी है। नाउ द वैल्यूज ऑफ द धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी की वैल्यू क्या थी बिजनेस को चलाने के लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड हिज शेयर होल्डर। तो 1970 में उसने पहली बार पब्लिक शेयर जारी किए और 58,000 इन्वेस्टर क्रॉस इंडिया धीरूभाई अंबानी की कंपनी में है एंड इससे भी ज़्यादा हैं आज। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड शेयर होल्डर की, शेयर होल्डर ने पैसा कंपनी में लगाया है और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शेयर होल्डर के ट्रस्ट को मेंटेन करना। दूसरा उनकी वैल्यूज थी क्वालिटी, यानी लोगों को क्वालिटी वाली चीज़ें देना, चीप प्राइस पे, बेस्ट प्राइस पे, चीप सस्ते प्राइस पे अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं मुहैया करवाना। इनोवेशन, जो धीरूभाई अंबानी एक इनोवेटिव व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा ही अपने प्रोडक्ट में कुछ नया करने की कोशिश की। अम्बिशन उनकी वैल्यू थी, मतलब वो हमेशा हाईली अम्बिशियस पर्सन थे जो हमेशा पुशअप करते थे बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। ऑनेस्टी, सो धीरूभाई अंबानी हमेशा ईमानदारी से काम करने वाले। इंटेग्रिटी,
धीरूभाई अंबानी हमेशा ही हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी को मेंटेन करना, कॉन्फिडेंशियल लेवल को बिल्डअप करना, उनके पोलाइट वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली थी। एंड ड्रीमिंग बिग, एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी, वो हमेशा ये बोलते थे इंसान को हमेशा ही बड़े ड्रीम देखने चाहिए और उनको प्राप्त करने के लिए हमेशा ही अवसरों पर एक्सप्लोरिंग करनी चाहिए। अवसर मिले तो उनको ज़रूर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। नॉट वेटिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटी, ये कहते हैं कि इंसान कभी कभार कुछ करने के लिए ये फील करता है कि हमारे पास होता तो करते, तो वो ये कहते हैं कि कभी भी ये सोच के काम नहीं करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे या मेरे पास अदर फैसिलिटी होंगे तभी मुझे कुछ काम करना है। आपने सोच लिया तो काम करना आप शुरू कर दें। ये धीरूभाई अंबानी की वैल्यूज थी। नाउ इज द बिजनेस फिलॉसफी ऑफ द धीरूभाई अंबानी। फर्स्ट थी ग्रोथ। उनका कहना था कि बिजनेस को ग्रो करना है और बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें उसके लिए पॉसिबल जो भी काम है वो करने हैं। दूसरा डिवर्सिफिकेशन, धीरूभाई अंबानी कहते हैं ग्रोथ का काम है डिवर्सिफिकेशन, कि अपने व्यवसाय को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, डिवर्सिफाई कर दो। जैसे कि धीरूभाई अंबानी पेट्रोकेमिकल, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल, बहुत से क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू किया है। तो डिवर्सिफिकेशन में अपनी व्यवसाय की करें, लो प्राइसेस पे वस्तुएं दें, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के आधार पे चीज़ें बनाएं और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के आधार पे ही चीज़ें सेल करें। पब्लिक केयर करें, क्योंकि आप पब्लिक में रहते हैं तो ह्यूमन कैपिटल्स के आधार पे क्वालिटेटिव चीज़ें प्रदान करें। कंज्यूमर फोकस आपकी कंपनी होनी चाहिए। मार्केट ओरिएंटेड से छोड़ के आप कंज्यूमर के ऊपर फोकस करें, उनके प्राइसेस, प्रोडक्ट, प्रोसेस के ऊपर फोकस करें। एंड एक्सीलेंस इन एग्जीक्यूशन, मतलब आप जो भी काम करें या जो भी टास्क करें जो आपको दिया गया है उसको वेल प्लान तरीके से एग्जीक्यूट करें, टीम वर्क में काम करें। प्रोएक्टिव इनोवेशन, ये कहते हैं कि हमेशा ही जो है आप कुछ आइडिया सोचें, जब भी आप आइडिया सोचें उसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव, जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उस जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसको हमेशा ही यूनिक वे से सॉल्व करने की कोशिश करें। लीडरशिप बाय एम्पावरमेंट, ये कहते हैं कि इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बेस्ट डिसीजन ले सके, कंपटीशन फेस कर सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको समाज के अंदर ही रहना है। समाज के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करें, उनको पूरा करें। रिस्पेक्ट फॉर द कंपटीशन, तो धीरूभाई अंबानी कहते थे कि कंपटीशन की रिस्पेक्ट करें लेकिन कंपटीशन में आप चीटिंग ना करें, अपने आप को बेस्ट सक्सेस होके बताएं, अपने आप को फेलियर एक्सेप्ट ना करें, कंपटीशन को फेस करें एंड कुछ बेटर करें। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन धीरूभाई अंबानी। फर्स्ट आता है रिस्क टेकिंग। धीरूभाई अंबानी हमेशा ही कहते हैं इंसान को रिस्क फेस करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। टेकिंग इनिशिएटिव एंड पाथ फाइंडर, हमेशा ही आगे बढ़ें, इनिशिएटिव लें और दूसरों के लिए रास्ता बनाएं, पहले खुद काम करें। फ्यूचर ओरिएंटेड एंड लव फॉर टेक्नोलॉजी, धीरू अंबानी कहते थे कि हमेशा ही फ्यूचर ओरिएंटेड सोचें, आगे का सोचें और टेक्नोलॉजी से प्यार करें, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें। टेकिंग ड्रीम एंड सेटिंग टारगेट, ये कहते थे कि हमेशा अपना ड्रीम बनाएं और वो टारगेट सेट करें। अगर आप ड्रीम बिल्डअप नहीं करोगे तो कोई दूसरा उसको हायर कर लेगा और अपना ड्रीम बना लेगा। प्रोवाइड वैल्यू फॉर द मैन पावर, धीरूभाई अंबानी हमेशा ही मैन पावर को वैल्यू देते थे, क्योंकि मैन पावर अगर मोटिवेटेड होगी तो हम उनसे किसी भी प्रकार का काम करवा सकते हैं। वर्क फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, धीरूभाई अंबानी हमेशा ही कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पहले सोचते थे। डिटर्मिनेशन एंड द परफेक्शन, इफ़ यू वर्क विद द डिटर्मिनेशन यू ऑलवेज सक्सेस विल फॉलो, मतलब अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ और परफेक्शन के साथ काम करोगे तो सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी। कीपिंग हाई मोरल, हमेशा ही पॉजिटिव बने रहें।
डेवलपिंग रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। धीरूभाई अंबानी कहते थे कि हमेशा लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छे रिलेशंस क्रिएट करें, ट्रस्ट क्रिएट करें, एम्बिशंस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हाईली एम्बिशियस पर्सन होने चाहिए, कन्विक्शन एंड द पेशेंस। धीरूभाई अंबानी कहते थे कि डोंट गिव अप, हमेशा जो है वो आपको गिव अप नहीं करना है, पेशेंस रखें, अपना पॉजिटिव काम करें, आप चीज़ें अचीव कर लोगे। टारगेट द डेस्टिनेशन, एक टारगेट बनाएं, उस डेस्टिनेशन तक अपनी आइज़ खुली रखें, तब तक आप उसको अचीव ना कर लें। आपकी एक्सपेक्टेशंस बिग होनी चाहिए एंड कन्वर्टिंग एडवर्टीजमेंट और इनटू द अपॉर्चुनिटी, जो आप कन्वे कर रहे हो उसको वास्तविक में ही रियलिटी में शो करें। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब आपको नेगेटिव नहीं कहना है, नो नहीं कहना है। डेयर टू ड्रीम एंड बिगर ड्रीम, हमेशा ड्रीम सोचें, हमेशा बड़ा सोचें और उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा एम्बिशियस, आपका एम्बिशंस हायर होना चाहिए। नॉट टू मेक एक्सक्यूजेस, काम करने के लिए कोई एक्सक्यूजेस ना बनाएं आप। रियलिस्टिक विजन्स, आपका जो विजन है वो वास्तविक में सही होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, हवा में बात करने वाला नहीं होना चाहिए। वर्क फॉर शेयर होल्डर, हमेशा शेयर होल्डर के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। तो देखिए ये थी इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन धीरूभाई अंबानी। नेक्स्ट रतन नवल टाटा के बारे में हम जानेंगे कि रतन नवल टाटा कौन थे। देखिए इसको हम RNT भी कहते हैं, रतन नवल टाटा वर्ल्ड में सबसे फेमस पर्सनालिटी। बहुत से लोग इनसे इंस्पायर होते हैं और एक तरह से समाजवादी समाज के तौर पे, या हम ये कहें कि समाज के वेलफेयर के तौर पे इनको अच्छे से जाना जाता है। फिलैंथ्रोपिस्ट इनको अच्छे से माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 65% शेयर जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट में इन्वेस्ट किए हैं। एंड ही इज एम टू द रेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडियन, उनका मेन काम था कि ह्यूमन डेवलपमेंट को डेवलप करना है इंडिया में। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में बॉम्बे में हुआ। उनके फादर का नाम नवल टाटा था। उनको ग्रो अप उनके ग्रैंड मदर ने किया था नवजबाई। रतन नवल टाटा बीइंग ब्रॉट अप इन द ओल्ड वेल नोन द बिजनेस फैमिली, वो पहले से ही बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे, पारसी फैमिली थी उनकी। तो उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं हुए क्योंकि ब्रिटिश काल से ही उनकी फैमिली बिजनेस मैन की तरह काम करती थी। वो 1962 में भारत आए, अपनी स्टडी को उन्होंने कंप्लीट किया एंड टाटा स्टील उन्होंने ज्वाइन की। 1981 में उनको चेयरमैन टाटा इंडस्ट्री का बनाया गया और 1991 में उन्होंने ओवरऑल चेयरमैनशिप टाटा ग्रुप की ले ली अपनी लीडरशिप में। एंड उसके बाद टाटा ग्रुप ने बहुत हाई स्केल प्राप्त किया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करें तो उनका जो एम्पायर है वो बहुत से अदर सेक्टर में भी काम करता है। फेस टू फेस कंपटीशंस को मल्टीनेशनल कंपनी के साथ वो compete करते हैं। एंड उसके जैसे ही वो चेयरमैन बने तो उसके बाद उनका बिजनेस हाई हाइट पे पहुंच गया। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ द रतन नवल टाटा। सो उन्होंने, मैंने अभी कहा कि 1962 में उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया जैसे ही वो भारत आए। एंड देन उन्होंने अपने टाटा स्टील के साथ जसमेदपुर में एक शॉप फ्लोर में जो है काम भी किया है। अपॉइंटेड एज डायरेक्टर 1971 में जो है नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक के डायरेक्टर उनको अपॉइंट किया गया जब उनकी सबसे बैड कंडीशंस थी, ठीक है। एंड देन ज्वाइन करने के बाद सीधा ही उनका जो कंपनी का शेयर था वो 2% से 25% पहुंच गया। एंड रतन टाटा को सक्सेसर अपॉइंट किया गया, मतलब चेयरमैन पूरी कंपनी का सक्सेसर अपॉइंट किया गया। देन बहुत से लोगों ने उसका क्रिटिसिज्म किया कि रतन नवल टाटा एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही ज्वाइन किया तो उनके एक्सपीरियंस के साथ, उनके टारगेट के साथ कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कन्वर्सन इन वन कोहेसिव कंपनी, तो देखिए द कन्वर्सन ऑफ द कॉर्पोरेट कॉमनवेल्थ ऑफ डिफरेंट टाटा एफिलिएटेड कंपनी इनटू वन कोहेसिव कंपनी। एक वन कोहेसिव कंपनी में उनका कन्वर्सन हुआ, जिससे एक्विजिशन किस किस चीज़ को एक्वायर किया उन्होंने, टेटले, जैगोर, लैंड रोवर, कॉरस, ठीक है। एंड विच टर्न टाटा फ्रॉम द मेजर इंडिया सेंट्रिक कंपनी टू ग्लोबल बिजनेस नेम। तो उसके बाद जो है उनकी कंपनी का ग्लोबल बिजनेस नाम बन गया एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू रतन नवल टाटा। जैसे ही कन्वर्सन हुआ ये सारा क्रेडिट रतन नवल टाटा को जाता है।
प्ले की रोल फॉर पुटिंग टाटा ग्रुप इन प्रेजेंट पोजीशंस। तो टाटा ग्रुप जो है वो 80 कंट्री में काम कर रहा है। 3,95,000 एम्प्लॉय जो है वो वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। एंड टाटा ग्रुप जो है एक तरह की कंग्लोमरेट कंपनी है। एंड टाटा ग्रुप में 100 कंपनियां जो है एक छत के अंदर काम कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, मीडिया की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, रिटेल, टेनिस की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, बेस्ट साइड क्लॉथ है, टाइटन वॉच है, क्रोमा है, रिन्यूएबल एनर्जी, होटल रिजॉर्ट, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, इन सब में टाटा के बिजनेस जो है वो चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यूज ऑफ रतन नवल टाटा। तो रतन नवल टाटा की क्या वैल्यूज थी? फर्स्ट आता है विजनरी। रतन नवल टाटा ग्रेट विजनरी पर्सन थे, लॉन्ग विजन के आधार पे वो चीज़ों को देखते थे। एंड रिस्क टेकिंग, रतन नवल टाटा रिस्क टेकर थे, रिस्क उठाते थे तभी हाई प्रॉफिट उनको होता था। क्वालिटी प्रोडक्ट, दे फोकस ऑन द पे टू द क्वालिटी प्रोडक्ट, वो हमेशा ही क्वालिटी प्रोडक्ट पे करने पे फोकस करते थे। फेयरनेस एंड द ट्रांसपेरेंसी, रतन नवल टाटा हमेशा ही फेयरनेस बिजनेस का बनाए रखते थे, लोगों को सही इंफॉर्मेशन देते थे। ट्रस्ट वर्थी, तो यानी कि लोग जो है वो आपसे बिलीव करके ही आपकी कंपनी में पैसा लगाते थे, तो उनकी ट्रस्ट को वो मेंटेन रखते थे। एम्फोसिस ऑन द एथिकल प्रैक्टिस, हमेशा ही एथिकल प्रैक्टिस करना, जैसे कि सही वस्तुएं उत्पादित करना, सही रॉ मटेरियल देना, अच्छा बेटर प्राइसेस पे जो है वो सेल करना। पायनरिंग, यानी कि हमेशा ही बोल्ड अंदाज में, चैलेंजिंग अंदाज में रहते थे, इनोवेटिव सॉल्यूशंस करते थे। इंटीग्रिटी, फेयर, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंस, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को अपनाते थे। एक्सीलेंस की बात करें तो हमेशा ही स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी प्रोवाइड करते थे। यूनिटी की बात करें तो वो लोगों के साथ, चाहे वो अपने एम्प्लॉय हो, पीपल्स हो, पार्टनर्स हो, वो हमेशा लोगों के साथ मिल के काम करते थे। ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना, तो उनका वैल्यू थी कि हमेशा ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हमें अपने काम के प्रति। तो ये वैल्यू ऑफ द रतन नवल टाटा है। नाउ इज द नेक्स्ट। अब बात करते हैं बिजनेस फिलॉसफी एंड बिहेवियर ओरिएंटेशन ऑफ द रतन नवल टाटा, यानी रतन नवल टाटा का फोकस बिजनेस में किस तरह का था। फर्स्ट आता है वर्क कल्चर इज ड्राइव बाय वैल्यू। रतन नवल टाटा का कहना था कि जो भी हमारा वर्क कल्चर्स है वो वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। एंड सेकंड, ऑनेस्टी एंड द ट्रांसपेरेंसी, जो भी हम काम करें ईमानदारी के साथ काम करें, लोगों को ट्रांसपेरेंसी हो बिजनेस के बारे में। कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज, रतन नवल टाटा ही हमेशा ही एम्प्लॉइज की रिस्पेक्ट केयर करते थे। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंसिटिव टू सोसाइटी, रतन नवल टाटा सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, सोसाइटी के प्रति ज़्यादा सोचते थे। इंटेग्रिटी, हमेशा ही फेयर, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे काम करना चाहिए। एक्सीलेंस, सो हमेशा ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को मेंटेन करना है ताकि बिजनेस जो है अच्छे से प्रमोट हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस एलिमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर ऑफ द रतन नवल टाटा। एंटरप्रेन्योरशिप में उनके क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे। फर्स्ट आता है एथिक वैल्यू। रतन नवल टाटा का कहना था कि हमें जो एथिक्स हैं या वैल्यू है हमारी बिजनेस की, वो मेंटेन हमेशा करनी चाहिए। कंपनी वो ही आगे तक चल सकती है जिसकी एथिक वैल्यू सही ही हो। एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, रतन नवल टाटा हमेशा ही बिजनेस को स्ट्रॉन्ग लेवल पर काम करने के लिए फोकस करते थे कि हमेशा ही व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग लेवल पर काम करना चाहिए, तब तक स्ट्रॉन्ग लाइव रहना चाहिए जब तक कि वो वीक ना पड़ जाए। ठीक है, तो हमेशा ही बूस्ट अप रहना चाहिए। कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, रतन नवल टाटा हमेशा ही इकोनॉमी के ऊपर फोकस करते थे कि इकोनॉमी में कुछ ना कुछ वे में सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। राइट डिसीजन रतन टाटा, सो कहते थे कि हमेशा ही जो टाइम पीरियड है वेस्ट टाइम पे सही डिसीजन लेना चाहिए। मेकिंग चेंजेस, अपने व्यवसाय में इनोवेटिव क्रिएटिविटी करते रहें। थिंकिंग ग्लोबली, आपको अपने व्यवसाय पे नेशनल इंटरनेशनल पे लेवल पे सोचना चाहिए। विल डे मॉन्यूमेंट, सो हमेशा ही पॉजिटिव रहें। टेक ए स्टोन पीपल थ्रो एट यू, यूज द विल डे मॉन्यूमेंट।
सो हमेशा ही एक अच्छा वेटर करने की कोशिश करें। उनका कहना था कि मॉन्यूमेंट्स बनाएं, अगर कोई आपकी तरफ पत्थर फेंक रहा है तो उससे आप स्मारक बना सकते हैं। मेकिंग पॉजिटिव माइंडसेट, हमेशा ही पॉजिटिव सोचें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, हमेशा कॉन्फिडेंट रहे, हर चीज़ को अलग तरीके से करने की कोशिश करें, डूइंग थिंग डिफरेंटली, डू नॉट वांट टू स्टॉप, हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखें। एंड डोंट वर्क ओनली फॉर पावर ऑफ वेल्थ, सिर्फ पावर ऑफ वेल्थ के लिए ही काम ना करें, अच्छा रिलेशंस लोगों के साथ क्रिएट करें। एंड बिलीव टू पब्लिक स्क्रूटिनी, सो द पब्लिक स्क्रूटिनी मतलब वो पब्लिक के लिए बेस्ट जो है वो रहना चाहिए, स्टैंड रहना चाहिए, पब्लिक को आपके ऊपर बिलीव रहना चाहिए। नेक्स्ट है कुमार मंगलम बिरला, कंटेम्प्रेरी रोल मॉडल। सो कुमार मंगलम बिरला एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो आदित्य बिरला ग्रुप के हेड हैं। एंड द ग्रुप इन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप, ये इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप है। उन्होंने कॉमर्स में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। मिस्टर बिरला जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लंदन बिजनेस स्कूल से उन्होंने एमबीए किया है। और कुमार मंगलम बिरला 1995 में चेयरमैन बनाए गए एट द एज ऑफ 28 की एज में वो चेयरमैन बने। और उन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप अब एम्पायर जो है वो खड़ा किया है अपनी मेहनत से। अब इसके की पॉइंट क्या है, आदित्य बिरला ने सबसे पहले रिटेल में अपना योगदान दिया, यानी कि रिटेल स्टोर को शुरू किया। उसके बाद आइडिया की सिम लॉन्च की एंड इंट्रोड्यूस टू प्रोफेशनलिज्म। आदित्य बिरला ग्रुप ने अपने आप को एक बेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में बेस्ट प्रोफेशनल बनाया है। बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनके आधार पर उन्होंने रिक्रूटमेंट की है, प्रोफेशनल बेस से अपनी मैनेजमेंट को सेटअप किया है। फोकस ऑन द लॉयल्टी, वो हमेशा ही ईमानदारी के ऊपर फोकस करने वाले लोग हैं। और देयर वाज नो रिटायरमेंट पॉलिसी इन आदित्य बिरला ग्रुप, और वहाँ पे कोई भी रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं है। अगर लोग लॉयल्टी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं तो वो जब तक एनर्जी है वो तब तक काम करते रहेंगे। इंक्रीज्ड रेवेन्यू, सो जब उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया था 1995 में, देन रेवेन्यू इज डॉलर 1.6 बिलियन, देन 41 बिलियन डॉलर 2015 में रेवेन्यू इंक्रीज हुई। हेडेड ए कमेटी ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो कुमार मंगलम बिरला सेबी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हेड भी रहे हैं 1999 में। नाउ अनदर, द वैल्यूज ऑफ द कुमार मंगलम बिरला की क्या वैल्यूज थी, इंटेग्रिटी एंड द ऑनेस्टी, हमेशा ही ईमानदारी के साथ काम करना, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, एथिकल वैल्यू के साथ काम करना, कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, हमेशा ही अपने काम के प्रति जो है वो वफादार है, कमिटेड रहे, अगर आपने सोच लिया है उसको करके दिखाएं। एक्शन डिसीजन मेकिंग पावर आपकी सही होनी चाहिए, अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। पैशनेट फॉर द वर्क, हमेशा ही अपने काम के प्रति जील होनी चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए और अपने काम को जॉयफुल तरीके से करना चाहिए। प्रमोटिंग यूनिटी, कुमार मंगलम बिरला हमेशा ही लोगों के साथ मिलकर काम करने को प्रमोट करते थे, यानी कि ज्वाइंट एफर्ट्स होने चाहिए, हायरार्की में काम होना चाहिए। एंड जो एक वैल्यूज थी, ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यूज हैं, उनके आधार पे सबके कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होने चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए। और स्पीड, यानी कि जो भी काम है वो फटाफट विद द डेडलाइन कंप्लीट होना चाहिए। कुछ बिजनेस फिलॉसफी है कुमार मंगलम बिरला की। पहला आता है टेकिंग वेल इन्फॉर्म्ड रिस्क। कुमार मंगलम बिरला कहते हैं कि आपको जो रिस्क उठाना है वो वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, और जो भी रिस्क होना चाहिए वो पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, चाहे किसी भी फील्ड का हो। इंपॉर्टेंस टू एक्सपर्ट नॉलेज, हमेशा ही एक्सपर्ट की नॉलेज लेनी चाहिए, जो आपकी फील्ड में एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, उनकी राय लेकर ही काम करें। बिलीव इन द टीम वर्क एंड टेकिंग पर्सनल इंटरेस्ट, ये कहता है कि पहले टीम वर्क के साथ काम करें, पर्सनल इंटरेस्ट भी जो है पर्सनल इंटरेस्ट के साथ काम करें, एंड टीम वर्क आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। डिलीवरिंग द सुपीरियर वैल्यू टू द स्टेक होल्डर, जो भी आपके कस्टमर, एम्प्लॉय, क्लाइंट है, सोसाइटी है, उनको हमेशा ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दे। एम्फोसिस टू लीड टू स्पीड, मतलब विद इन द टाइम, जो बाउंड्री है, टाइम डेडलाइन है काम करने की, उसके अंदर ही काम कंप्लीट होना चाहिए।
मेंटेनिंग इंटेग्रिटी एंड द फुलफिलिंग कमिटमेंट। कुमार मंगलम बिरला बिलीव करते थे कि जो भी काम है वो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिकल वैल्यू के साथ हो और कमिटमेंट के साथ हो। इंपॉर्टेंस टू द वर्क इन्वायरमेंट, काम करने में वर्क इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है ताकि काम को एंजॉय किया जा सके। वर्किंग विद द सुपीरियर लेवल ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड द स्किल, कुमार मंगलम बिरला कहते थे हमेशा ही अपनी हाई स्किल के आधार पे काम करना है, इंटेलेक्चुअल वे में काम करना है एंड हमेशा ही रेडिकल चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं और कुछ चेंजेस जो है वो करते रहने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस एलिमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर इन द कुमार मंगलम बिरला। तो बिजनेस में उनके इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या थे एंटरप्रेन्योर में? हार्ड वर्किंग लीडर, हमेशा ही हार्ड वर्क काम करना, गुड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमेशा ही पैशन के साथ और दिल से काम करना चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटी की खोज करनी चाहिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, काम को एक्सीलेंस तरीके से करें, बेटर क्वालिटी से करें, बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ करना चाहिए और लीडरशिप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक इंसान अगर लीड करेगा तो दूसरे भी उसको बेस्ट तरीके से फॉलो करेंगे। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ट्रेडिशंस है वैल्यूज़ की, लोगों के वैल्यूज़ की जो है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लर्निंग विद अदर एक्सपीरियंस, हमेशा ही दूसरों से सीखना चाहिए, जो दूसरे अगर आपको बेस्ट है, प्रोफेशनल हैं जो आपको सिखा रहे हैं उनसे सीखना चाहिए। नाउ द नारायण मूर्ति हमारे नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी रोल मॉडल है इंडियन बिजनेस के। नारायण मूर्ति जो है वो 20 अगस्त 1946 कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। वो एक इंडियन आईटी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। ही इज नोन द फादर ऑफ द आईटी इंडस्ट्री, उनको आईटी इंडस्ट्री के फादर और भी कहा जाता है। इन्फोसिस एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे काम करती है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आउटसोर्सिंग सर्विस ये प्रोवाइड करती है। और नारायण मूर्ति ने अपनी ग्रेजुएशन 1967 में पास की, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास की है और 1969 में उन्होंने मास्टर डिग्री आईआईटी कानपुर से पास की है। देन उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया आईआईएम अहमदाबाद में। उन्होंने एज ए चीफ सिस्टम के तौर पे 1967 में अपना करियर स्टार्ट किया था एंड ही स्टार्टेड आईटी सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग फर्म। आईटी सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग फर्म में एज ए सॉफ्ट्रॉनिक जो है इन पुणे, वहां पे उन्होंने काम किया। इन 1981 में नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस को फाउंड किया। तो ये क्वेश्चन जीके में भी आता है कि इन्फोसिस कब सेटअप की, 1981 में। एंड देन वो उन्होंने सीईओ जो है इन्फोसिस के रहे वो 1981 से लेकर 2002 तक वो सीईओ रहे। देन चेयरमैन उनको 1981 से लेकर 2011 तक उनको चेयरमैन और चीफ मेंटोर भी बनाया गया एंड चेयरमैन जो है ड्यूरिंग अगस्त 2011 से 13 के बीच भी रहे। अंडर द लीडरशिप ऑफ द इन्फोसिस ही लिस्ट टू नास्डक इन 1999, उनकी कंपनी जो है नास्डक के में भी लिस्टेड थी 1999 में। नाउ द अगर वैल्यूज की बात करें, द वैल्यूज ऑफ नारायण मूर्ति क्या क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, तो नारायण मूर्ति का कहना था कि हमें ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के आधार पे काम करना चाहिए, हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि लोग हम पे बिलीव कर सके। क्रिएटिंग टू पॉजिटिव इन्वायरमेंट, हमेशा ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बनाए रखें, आप लोगों की फंडामेंटल वैल्यू के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें फ्यूचर्स के लिए। ट्रांसपेरेंसी और एथिक होना बहुत ज़रूरी है। तो नारायण मूर्ति का कहना था कि जो भी हम काम करें वो ट्रांसपेरेंसी और एथिक के साथ करें और हमारे कुछ अकाउंटेबिलिटी है उनको हम पूरा करें। एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में हमें सोचना चाहिए क्योंकि पब्लिक के शेयर्स हमारी कंपनी में लगे होते हैं, तो हमें उनकी प्रायोरिटी भी देखनी है, उनको भी बेस्ट अर्निंग देनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ द सक्सेस, यानी कि हमेशा ही सक्सेस के बारे में सोचें, स्माइलिंग फेस हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे, पर्सन को एजुकेटेड होना चाहिए अगर वो नॉन एजुकेटेड है एंड वो सारी चीज़ें आपको सक्सेस बनाती हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑफ द बिजनेस फिलॉसफी क्या थी उनकी? कीपिंग द बेस्ट प्रोफेशनल, ये कहते हैं अपने पास हमेशा ही बेस्ट प्रोफेशनल कंपनी में होनी चाहिए जो एक्सपर्ट हो। फॉलो टू बेस्ट एथिकल प्रैक्टिस, काम करने के लिए बेस्ट एथिकल प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट काम होना चाहिए सोसाइटी के प्रति या समाज के प्रति, क्लाइंट, वेंडर, एम्प्लॉय के प्रति आपकी एथिकल फेयर रहना चाहिए। लीडरशिप स्किल होना बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करे उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू पायनियरिंग और सोर्सिंग, तो जो लोग इंटेलिजेंट हैं, अच्छे हैं, बाहर से आप आउटसोर्सिंग पे रख सकते हैं।
एंड प्रिपेयरिंग टू एडवर्टाइज टू चैलेंजेस, तो ये कहते थे कि हमेशा ही जॉब में कॉन्फिडेंट होकर काम करें, टफ टाइम और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, फ्यूचर्स के लिए प्लानिंग करें, बेटर लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट करें, स्टार्टिंग इन द न्यू वेंचर, हमेशा ही कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करें, नए प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, मार्केट वैल्यू आइडिया क्रिएट करने की कोशिश करें, टीम वर्क में काम करें और हाईली एस्पिरेशन जो है वो आपको होनी चाहिए। रोल मॉडल बने, हम न्यायमूर्ति हमेशा ही व्यक्ति को रोल मॉडल के ऊपर काम करने पे काम करते थे, हमेशा ही दूसरों से मोटिवेट होके आप अपना बिजनेस व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। एंड लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि लोगों में कॉन्फिडेंट और एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए और उसके आधार पे आप अपना रीस्टार्ट कुछ कर सकते हैं। वर्किंग फॉर द इम्प्रूवमेंट, काम में लगातार इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। फेयरनेस, जस्टिस, ओपननेस, इमेजिनेशन और एक्सीलेंस आपके काम में होनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो यानी कि आपको जो है वो कहीं न कहीं कंपनी के रूप में काम करना है और कंपनी को फाइनेस्ट सिस्टम या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आधार पे फॉलो करना है। जो कॉर्पोरेट के रूल एंड रेगुलेशन है, उसके आधार पे भी फॉलो करना है। और कुछ नारायण मूर्ति के एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पे कुछ एलिमेंट है कि पैशन और बिल के साथ काम करना चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में पैशन और बिल होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट में काम करेंगे तो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आशावादी होना चाहिए व्यक्ति, टीम प्लेयर यानी कि मिलकर काम करने वाला, अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करने वाला, अपने टारगेट पे फोकस करने वाला हो, रिस्क को उठाने वाला और डिसीजन जो है विद इन द टाइम लेने वाला जो है वो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। तो ये उसकी एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज थी। तो नाउ कंटेम्प्रेरी रोल मॉडल हमने इंडियन बिजनेस के पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेशन रहेगा।